जय हिंद दोस्तों, स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज टेस्ट में आपका स्वागत है। इस क्विज टेस्ट में आपको डेली 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये क्विज टेस्ट डेली 6 बजे चैनल पे अपलोड हो जाता है। तो अगर आप 30 क्वेश्चन पर डे देखते हैं और एक महीने में देखते हैं तो आपके हो जाएंगे 900 क्वेश्चन। 900 क्वेश्चन एक महीने में, यानी कि 3 महीने में हो जाएंगे आपके लगभग 2700 क्वेश्चन। 2700 क्वेश्चन 3 महीने में अगर आप कर लेते हैं तो आप डेली मास्टर बन जाएंगे। तो डेली का ये सेट आप पूरा जरूर देखिए और मेक श्योर कि आप पूरा देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि डेली ये सेट आपको चैनल पे दिया जाता है। तो चैनल पर सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, कुल 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लास्ट तक जरूर देखना है वीडियो। इजी टू हार्ड, यानी कि शुरुआत में इजी और लास्ट में हार्ड लेवल का भी मिल सकता है। आमेर का किला किसने बनवाया था? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बन रहा है कि आमेर का किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों, आपके राजा मान सिंह ने आमेर का किला बनवाया था। जो महाराणा प्रताप या उदय सिंह लगा रहे हैं वो गलत है। राजा मान सिंह, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राजा मान सिंह ने आमेर का किला बनवाया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कि यादव सम्राटों की जो राजधानी थी वो देवगिरी में थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको पता होगा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? क्या है अगला क्वेश्चन कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? दोस्तों सभी को पता होगा ये बौद्धों से संबंधित है। वैसे तो ये जैन और हिंदू धर्म से भी संबंधित है, पर अधिकतर जो गुफा चित्र हैं वो बौद्ध और जातक कथाओं को दर्शाते हैं, इसलिए बौद्ध से अधिकतर संबंधित है। कुछ गुफाएं अजंता एवं एलोरा में कई सारी गुफाएं हैं, उसमें कुछ जैन धर्म से भी संबंधित है, पर आपको बुद्ध पे टिक करना है। तीसरे का आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जीके सभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है, सभी में, तो सभी एग्जाम के लिए जीके महत्वपूर्ण हो सकता है। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? जिस प्रकार आप डेली करंट अफेयर देखते हैं उस तरह डेली ये सेट आपको मिलेगा, जरूर देखिए। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको जो शिव कुमार शर्मा है ये संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यानी कि सत्य ही ईश्वर है? ये किसने कहा था? तो दोस्तों पांचवे का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये कहा था आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए दोस्तों, अगला कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है आपके 42वें संविधान संशोधन ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि नेहरू जी ने किया था 42वें संविधान संशोधन में। इसी में दोस्तों आपका आरक्षण जोड़ा गया था इसी में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? दोस्तों पहले प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे, ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन में। 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन में आपका जोड़ा गया समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और इसी संविधान संशोधन में आपका मौलिक अधिकार से ज़्यादा नीति निर्देशक तत्व हावी हो गए, यानी कि पावरफुल हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं। 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों के 1/3 सीटों के आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। एवं नाम का है, महिलाओं को खड़ा करके उनके पति उनके पीछे खड़े रहते हैं, वही कार्यभार देखते हैं। पर जो कुछ भी हो, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण व्यवस्था की गई है। आज की राजनीति की क्या हालत है आप तो जानते ही होंगे, हमसे अच्छा जानते होंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो में आप ही का फायदा है। डेली एक सेट दिया जाता है जो कि सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं और डेली देखते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 9th, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को दोस्तों आपका कोरोमंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कोरोमंडल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 10वां यहाँ पे क्या बनना है कि संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला कौन सा है? तो पहला माउंट एवरेस्ट, सभी जानते होंगे, नेपाल में पड़ता है। संसार का दूसरा पर्वत शिखर आपका है K2, ये जिसे गॉडविन ऑस्ट्रिन भी बोलते हैं दोस्तों।
ध्यान रखेंगे केटू को क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्ट्रिन। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये भारत में पड़ता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत में और का सबसे बड़ा फर्क होता है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन है, तो केटू हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो कंचनजंगा हो जाएगा। का कहा जाए तो कंचनजंगा, और अगर में कहा जाए तो केटू हो जाएगा। केटू में क्यों कहा जाता है, क्योंकि केटू पड़ता है आपका गुलाम कश्मीर में। गुलाम कश्मीर को भारत अपना बता रहा है, पाकिस्तान अपना बता रहा है, इसलिए भारत में यूज किया जाता है इसके लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपके बारे में बताते चलेंगे। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। नदी द्वीप किसको कहते हैं दोस्तों, जिस तरह आपके समुद्रों में द्वीप स्थित होते हैं ना, उसी तरह आपकी नदियों में भी द्वीप स्थित होते हैं। तो उन्हीं में से संसार में सबसे बड़ा माजुली द्वीप है एक, माजुली द्वीप, जो कि आपके असम राज्य में स्थित है। भारत के ही असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। सभी को पता होगा दोस्तों, निर्वाण किसको कहा जाता है दोस्तों, तो निर्वाण जहाँ पे मतलब इनकी बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी, कुशीनगर पे। और अगर बात की जाए कि कैसे हुई थी, तो दोस्तों एक चुंद नाम के, चुंद या कहीं कहीं इसे चंदो भी लिखा जाता है, पर असली नाम उसका चुंद था। चुंद नाम के एक लोहार के यहाँ इन्होंने कुछ भोजन कर लिया था, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि वो सुअर का मांस था, और उससे इसको अतिसार हो गया था, इनके पेट का रोग हो गया था, और उसी से उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्टोरी है एक स्टोरी टाइप का, तो वो आपको बता दिया, मुझे पता था। तो बुद्ध का क्या अर्थ है, देखिए दोस्तों, बुद्ध एक उपाधि होती है, बुद्ध कोई नाम नहीं होता है। तो बुद्ध उपाधि का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त, यानी कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो बुद्ध बन जाता है। आप भी बन सकते हो, पर आज के लोगों को कुछ ज़्यादा ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो बुद्ध नहीं बन पाते हैं। खैर, अभी जो ज्ञान हमें चाहिए, यानी कि जीके का ज्ञान, वो हम पूरा देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति का विधि के समझ समानता तथा विधि के समान सुरक्षा का खंडन नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपके आर्टिकल 14 में ये बात लिखी हुई है कि विधि के समझ समानता, यानी कि सबको समान कानूनी अधिकार मिले हैं। अगर कोई विधायक कुछ करता है या कोई साधारण आदमी कुछ करता है, तो दोनों को बराबर दंड मिलेगा। आर्टिकल 14 में आपका लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। दोस्तों, हो सकता है वीडियो 15 मिनट की बन जाए, बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, तो दोस्तों ये आपका मुंबई में किया गया था, मुंबई में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी, ये आपका अहमदाबाद या सूरत में नहीं किया गया था। आई नो कि अहमदाबाद और सूरत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक है, पर नहीं किया गया था। आपका पहला किया गया था मुंबई में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था। सभी को पता होगा दोस्तों, डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच सबसे पहली रेल लाइन स्थापित की गई थी, वहीं सबसे पहला रेल चली थी। चलिए दोस्तों, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिंदी आज भी हमारी राजभाषा है, ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो इसको राजभाषा के किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। 18वां क्वेश्चन क्या है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों, ये आपके किया आर्यभट्ट ने। एक बार आर्यभट्ट बैठे हुए थे और मुसीबत में काम आने वाले रिश्तेदारों की संख्या गिन रहे थे, तो इसी तरह शून्य की खोज हो गई। खैर, ये तो एक जोक था दोस्तों, पर ध्यान रखेंगे शून्य के सिद्धांत की खोज आर्यभट्ट ने। मुसीबत में काम आने वाले रिश्तेदार एक भी नहीं होते ना, तो शून्य की खोज हो गई। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, आपके उत्तर प्रदेश का। कहते हैं कि ज़्यादा नौटंकी न दिखाओ हमारे सामने, तो बस वही नौटंकी राज्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वालों का ये फेमस डायलॉग है, नौटंकी न दिखाओ हमारे सामने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है। तो दोस्तों, आपका जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य है वो है रऊफ। एक फिल्म आई थी शायद माँ तुझे सलाम, उसमें विलन का नाम भी यही था, रऊफ लाला, वो भी जम्मू कश्मीर से था। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित आपका रऊफ है।
अगर किसी को पता होगा तो वो ज़रूर बताए कि उसका नाम क्या था। शायद रऊफ लाला ही था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है अभी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक अपवाह का सिद्धांत आपके दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों, ये भारत के प्रथम अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं और दादा भाई नौरोजी ही वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का सबसे पहले भारत में आकलन किया था। यानी सबसे पहले भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था? तो वो आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार, दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में पारित हुआ था। 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ था। बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना, दोस्तों इनमें से ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर ये दोनों ही दलित वर्ग के महान नेता हैं, पर जो दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी वो आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी इनका संविधान निर्माण में काफ़ी योगदान रहा। अब आप ये मत कहिएगा कि इन्होंने आरक्षण दिया ऐसा वैसा, तो आपको संविधान की सही जानकारी नहीं है इसलिए आप कहते हैं। आरक्षण बाबा साहब ने नहीं दिया था, बाबा साहब ने संविधान में सीधा लिखा है समानता का अधिकार। और आप सोचिए जब सीधा लिखा हुआ है समानता का अधिकार तो आरक्षण के आधार पर भेदभाव वो कैसे दे सकते हैं? तो आप खुद सोचिएगा, इसका जवाब अगर आपको पता होगा तो बताइएगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी अभी आपको ऊपर बताई थी K2 या गॉडविन ऑफ ट्रेन। अगर हम बात करें कंचनजंगा की तो वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो कंचनजंगा हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी कि 25 देख लेते हैं। 25 है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? कितने गुना बड़ा है दोस्तों? कुल 4 गुना बड़ा है। 4 गुना पाकिस्तान से बड़ा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका लद्दाख। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख जिसे कि अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? दोस्तों हर्षवर्धन यानी कि राजा हर्ष के समय में आपका हुएनसांग भारत आया था। और हुएनसांग ने भारत के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि मैंने कई देश देखे हैं पर भारत जैसा नहीं, और मैंने कई राजा देखे हैं पर हर्षवर्धन जैसा नहीं। ये उक्ति मैंने कक्षा 6 की हिस्ट्री की किताब में पढ़ी थी, मुझे याद था तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। चलिए दोस्तों इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो दोस्तों आपके बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा वो कवि बाणभट्ट। निम्नलिखित में से कौन लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कर्नाटका से संबंधित लोक जनजातीय नृत्य कौन सा है? दोस्तों वो है आपका यक्षगान। यक्षगान आपका कर्नाटका से संबंधित है। तो दोस्तों आपका ये सेट यहीं पे समाप्त होता है। हम पर डे के सेट में 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। इस तरह से अगर आप एक महीने तक डेली ये सेट पढ़ते हैं पूरा तो आप 900 क्वेश्चन सीख जाएंगे और 3 महीने में आपका 2700 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं। डेली पूरा वीडियो देखना नहीं भूलते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।